रूस यूक्रेन के युद्ध हुए अब तक 1123 दिन हो चुके हैं। अलग अलग दोनों देशों में 3 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और दुनिया में अर्थव्यवस्था में जो कोहराम मचा सो अलग। और ऐसे में जब राष्ट्रपति पद के चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो महज 24 घंटे के भीतर युद्ध रुकवा देंगे, तो लोगों की उम्मीदें जगी थी। राष्ट्रपति बने करीब 54 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। युद्ध विराम की उम्मीद के साथ शुरू हुई बातचीत युद्ध विराम पर तो नहीं पहुंची, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर जगाई, क्योंकि 30 दिन तक रूस अब यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा, सिर्फ उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला नहीं करेगा, यानी पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर प्लांट हो, वहां पे हमला नहीं करेगा। इस बात पर सहमति बनी है। लेकिन ये सहमति एक कदम आगे बढ़ते हुए जरूर कहेंगे, क्योंकि इससे इतने लंबे समय से चल रहे युद्ध की तरफ एक ठहराव जैसी बात की जा रही है और इसने लोगों की उम्मीदें जगा दी है। लेकिन इन सब के बीच भारत में विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने यह कहकर राजनीतिक भूचाल ला दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत की रणनीति की जो आलोचना हम पहले करते थे, दरअसल उससे मेरे मुंह पर तमाचा लग गया है। भारत की रणनीति बिल्कुल सही है और प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे शख्स हैं जिसको रूस भी स्वीकार कर रहा है, यूक्रेन भी स्वीकार कर रहा है, और जब शांति समझौता होगा तो भारत अपने शांति सैनिक को वहां भेज भी सकता है। इसकी संभावना तलाशनी चाहिए। ऐसे में भारत की भूमिका को लेकर के भी उम्मीदें काफी ज्यादा बन गई है। आवाज अड्डा में करेंगे आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस चर्चा में आपका परिचय कराऊंगा विशेष मेहमानों से जो अलग अलग क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और इन मुद्दे पर काफी पैनी नजर रखते हैं। उनसे परिचय कराऊं आपका, उससे पहले देखिए विशेष रिपोर्ट। यूक्रेन युद्ध विराम पर थोड़ी उम्मीद जगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच फोन कॉल्स में बहुत अच्छी बातचीत हुई है। 2 घंटे तक चली इस बातचीत में पुतिन यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर 30 दिन तक हमले रोकने के लिए राजी हो गए हैं। इसके साथ ही संपूर्ण युद्ध विराम को आगे बढ़ाने के लिए मिडिल ईस्ट में बात करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। You have a lot of guns pointing at each other, and a ceasefire without going a little bit further would have been tough. Russia has the advantage, as you know. They have encircled about 2,500 soldiers. They are nicely encircled, and that's not good. व्हाइट हाउस में अपनी दूसरी पारी शुरू करने के बाद ट्रंप की पुतिन के साथ ये दूसरी बातचीत थी। इस हाई प्रोफाइल बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। ट्रंप की कोशिश थी कि 3 साल से चल रहे युद्ध की लपट को बुझाकर इकोनॉमिक डील पर भी बात आगे बढ़ाई जाए। व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों ने कहा कि ट्रंप और पुतिन एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं और पीस डील की राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। I would describe this situation as being at the beginning of a long process, which may be very promising, I think. लेकिन ये डील कैसे होगी, अभी भी ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इधर डील की बात की पुष्टि होते होते ही यूक्रेन और रूस दोनों के एक दूसरे पर हमले की खबरें भी आ गई हैं। यूक्रेन और रूस दोनों ने ही एक दूसरे पर ट्रंप के डील प्लान को तोड़ने का आरोप लगाया है। If the Russians do not hit our objects, we will definitely not hit their objects. I will have contact with President Trump. We will discuss the details with him today. The red line is the recognition of temporarily occupied Ukrainian territories as Russian. We will not accept that. ऐसे में बड़ा सवाल है कि आगे डील कैसे होगी। क्या ट्रंप कार्ड इस वक्त दुनिया में शांति लाने के लिए काफी है? क्योंकि अभी ट्रंप यूक्रेन पीस डील को कंप्लीट भी नहीं कर पाए हैं कि गाजा में टेंशन फिर से शुरू हो गया है। नेतन्याहू की धमकी आने वाले समय के लिए चिंताएं बढ़ा रही हैं। तो ऐसे में ट्रंप शांति के लिए क्या भारत की मदद ले सकते हैं?
Clearly, the policy has meant that India has actually a prime minister who can hug both the president of Ukraine and the president of Moscow 2 weeks apart and be accepted in both places. And therefore, India is in a position where it can make a difference to a lasting peace if it was so required in ways that very few countries would be able to. I think any mediator is welcome, especially since President Putin does talk to Prime Minister Modi, so that may be it's at some stage very helpful. तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या इस वक्त पीस मेकर बनने का बड़ा मौका है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ इस कोशिश में साथ देंगे पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार साहब, अनिल त्रिगुणायत जी, तिलोत्तमा फाउंडेशन के वाइल अववाद जी, इकोनॉमिस्ट और ट्रेड एक्सपर्ट मिताली निकोरे और पत्रकार नरेश कौशिक, और साथ में हमारे साथ जुड़ेंगे सिक्योरिटी एक्सपर्ट ऋषि गुप्ता। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं चलूँ अशोक सज्जनहार साहब आपके पास, क्योंकि आपने इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशन को काफ़ी करीब से देखा है। जो सो कॉल्ड सीज फायर या फिर कहें कि हिंदी में युद्ध विराम हुआ है, इतनी सारी शर्तों के साथ, क्या एक सकारात्मक उम्मीद जगी है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, ये पहला कदम है और हमेशा कहा जाता है पहला कदम सबसे मुश्किल कदम होता है। तो इसीलिए क्योंकि ये पहला कदम है तो मैं इसको वेलकम करना चाहूंगा। परंतु ये कहते हुए मैं ये भी इसको दोहराना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की बातचीत होनी थी तो उम्मीदें बहुत जगी थी। थी जो जैसे राष्ट्रपति ट्रंप ने उनकी बातचीत हो गई है, 2 बारी वो राष्ट्रपति पुतिन से बात कर चुके हैं और उन्होंने कहा है जो बहुत इसकी उम्मीद है, बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर होती, केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर प्लांट्स तक सीमित नहीं होती। तो इसीलिए मैं कहूंगा जो इसका दायरा है, जो सीज फायर का दायरा है, वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। परंतु फिर भी 3 साल से ऊपर ये युद्ध चल रहा है, ये पहला कदम उठाया गया है तो मैं इसको वेलकम ही करना चाहूंगा और कहूंगा ठीक है, अच्छी बात है। परंतु क्योंकि देखिए, जब उनकी बातचीत होने वाली थी उससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी शर्तें लगा दी थी। जो देखिए, हमको ये चाहिए जो नेटो की सदस्यता नहीं हो, वहां पर जो भी हमने टेरिटरी ली है वो हमारे पास की जाएगी। सो कम से कम उसके ऊपर कोई बातचीत हुई होगी, जरूर बातचीत हुई होगी, परंतु उसके ऊपर कोई सहमति नहीं हुई है और सहमति आई नहीं है बाहर। आगे ये कैसे इसको पूरा किया जाएगा, ये अब देखने की बात है। परंतु पहला कदम है तो मैं इसको वेलकम करना चाहूंगा। पहला कदम है इसलिए आप वेलकम करना चाहेंगे, लेकिन जिस तरीके की उम्मीदें जगा दी गई थी इस पूरे बातचीत को लेकर के, उन उम्मीदों पर ये जो नतीजा निकला वो बहुत खरा नहीं उतरता दिख रहा है। अनिल त्रिगुणायत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपको क्या लगता है, आप इस डील को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जैसा एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने कहा कि डिप्लोमेसी ही एक रास्ता है जिसके जरिए ये युद्ध रुक सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को और जेलेंस्की दोनों को, अभी आपने प्रधानमंत्री मोदी का जो इतना बड़ा उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने बोला कि दोनों देशों को बैठना पड़ेगा और आपस में बात करनी पड़ेगी। हर एक युद्ध आखिरकार बंद होना आवश्यक है और इस युद्ध का असर सारी दुनिया के ऊपर और सबके खिलाफ में हुआ है, सबको इन्फ्लुएंस हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत आवश्यक है और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये पहल जो है बहुत इसको सपोर्ट करना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने ओपनली कहा, पिछली बार जब वो वाशिंगटन में गए तब भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में इसके बारे में काफी डिस्कशन हुआ। तो जहां तक मैं समझता हूं कि देखिए, शुरुआत हो गई है। 30 दिन के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो हैं या वहाँ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। और अभी सिचुएशन इसलिए फ्लूइड है क्योंकि कुर्स्क पे पूरी तरह से जो रशिया का हिस्सा है वहां पर अभी भी यूक्रेनियन सैनिक वहां पर है, हालांकि उनको चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो उनके बारे में भी सबसे बड़ी बात है। तो रशिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यह है कैसे अपनी जो उसकी टेरिटरी है उसको तो पहले कब्जे में करें और उसके बाद जो उसने हत्याई हुई है जो इस बीच में
3 साल के अंदर यूक्रेन की टेरिटरी, उसके बारे में क्या डिस्कशन होगा। तो ये सब दुनिया जानती है कि देखिए जहां तक क्राइमिया की बात है, वो तो नॉन निगोशिएबल है रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। दूसरे जो एरियाज 4 एरियाज हैं, उनको भी रशिया ने कॉन्स्टिट्यूशनली अपने अंदर एक तरह से मिला लिया है। तो अब आगे उसके बारे में क्या डिस्कशन होगा, क्योंकि आज ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर आप उसको रशियन टेरिटरी मानते हैं तो इट्स अ नॉन स्टार्टर। तो ये जो चीजें हैं, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। तो एक टेम्परेरी सीज फायर, कंडीशनल सीज फायर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चलता रहेगा और इवेंचुअली इस युद्ध को रुकना है। और दोनों ही साइड जो है उसमें लूज कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एफर्ट है और जो कोशिश है, वो एक अच्छी कोशिश है और दुनिया को उसको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इसके अंदर और तड़का डाल रहे हैं, वहां पर वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि किस तरह से ये ना बन पाए। ये भी एक चीज है कि ताकि ये युद्ध विराम ना हो। तो ये देखने की बात है। नहीं, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि यूरोपियन कंट्री आखिर क्यों इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखा रहे हैं। वाइल अवाद साहब, आपने तो बहुत सारे ऐसे मामले को देखा है। आपका क्या मानना है कि यूरोपियन कंट्री को थोड़ा सा और डाइल्यूट करना चाहिए अपने स्टैंड को, क्योंकि बहुत लंबा खिंच गया युद्ध, इससे सबको नुकसान हो रहा है? ये मैं शुरू कर रहा हूँ जैसे एम्बेसडर अनिल रुका था, यूरोप के ऊपर है जो आप कहना चाहते हो। यूरोप से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है पब्लिक ओपिनियन है। जो पब्लिक ओपिनियन वहां पर उनके लिए काफी सख्त है, क्योंकि अमेरिकन खुद मांग रहे नाटो मेंबर्स वो डिफेंस बजट में भरना चाहते, लेकिन यूरोपियन में अगर युद्ध पर जाते तो तेल बहुत महंगा है और सस्ता माल नहीं आ रहे और इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रहे। तो इसलिए थोड़ा से पब्लिक ओपिनियन चेंज करना चाहते। ये चक्कर ये है, अमेरिकन राष्ट्रपति है, उन्होंने शिफ्ट किया था पूरी जिम्मेदारी के यूरोप के ऊपर के दे दिया था। यूरोप में अभी तक उनकी मिलिट्री बजट मतलब ये बढ़ जाते डिफेंस बजट, और उसके अलावा है ये युद्ध नहीं रोक सकते, क्योंकि उन्होंने काफी कमिट किया था ये ज़ेलेंस्की वो पैसा देने के लिए। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री का वो यूके में उन्होंने खुद प्रॉमिस किया था $3 बिलियन को देना चाहते। तो इसलिए अभी तक सारे यूरोपियन ज़ेलेंस्की के पीछे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे को लगता है ये यूरोपियन और रशिया में मामला से मतलब दोस्ती है और भाई भाई नहीं बन जाते, क्योंकि काफी सख्त हो गया, काफी डिवीजन हो गया था, नहीं हो सकता। ये तीसरी 2-3 चीज बहुत अहमियत है जो इसके इम्पैक्ट है। आप ये समझ लो अभी तक तेल प्राइसेस में गिर जाते, क्योंकि जब तक उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति खुद बताया था ट्रूस शुरू हो गया 30 दिन के लिए, तो तेल का प्राइस गिर गया था। तीसरी बात यह है अमेरिकन ऑब्जेक्टिव क्या है। अमेरिकन ऑब्जेक्टिव एक ही चीज है, वो तो डिवाइड बिटवीन रशिया एंड चाइना, वो तो दोनों डिस्टेंस बनाने के लिए, क्योंकि अमेरिकन प्रायोरिटी आजकल चीनी में। आप छोड़ दो चाइना, रशिया में वो यूरोपियन खुद डील कर सकते, लेकिन अमेरिकन में खुद फोकस करना चाहते चाइना के ऊपर। इसलिए अभी तक ये मामला है इतना जल्दी खत्म नहीं हो रहा है, अभी तक चल देते। अच्छा स्टेप है, ये कह रहे एम्बेसडर अशोक, लेकिन ये भी तक अगर उनकी इंटेंशन पूरा नहीं बताना चाहिए, मेरे ख्याल से जस्ट पब्लिक डिसेप्शन, नॉट मोर देन अ पब्लिक एक्सरसाइज। ये अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ के नरेश कौशिक साहब, ये जो बात निकल कर आ रही है कि यूरोप जो है कि अपनी मजबूरी है, जिस हालात में यूरोप को छोड़ा गया वहाँ पे बिल्कुल यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ सकते या फिर यहाँ पे यूएस के साथ नहीं जा सकते। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि रसिया को चाइना से अलग करना है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति यहाँ भी काम कर रही है। तो इतने सारे इक्वेशन यहाँ पे बने हुए हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन के बीच नहीं देखा जा सकता है। देखिए, मैं यहाँ लंदन से बात कर रहा हूँ आपसे, तो यूरोप में मैं हूँ, तो मैं इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। यूरोप में रशिया को लेकर और ख़ासकर व्लादिमीर पुतिन को एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पर वो देखते हैं। उनको ये लगता है कि जिस तरह से यूक्रेन पर हमला करके यूक्रेन को काफ़ी हथिया लिया है
रूस ने। इस तरह से पुतिन और भी उनके जो देश हैं पूर्वी यूरोप के, उन पर धीरे धीरे वो उनको हथियाएंगे, वो यूक्रेन तक नहीं रुकेंगे। इसीलिए यूरोप के जो देश हैं, खासकर पश्चिमी यूरोप के देश, वो सब मिलकर इस समय यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। और वो इस समय अमेरिका पर भी विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद से जिस तरह से विदेश नीति बदली है, जिस तरह से वो रूस को प्राथमिकता दे रहे हैं अपनी विदेश नीति में, इससे यहाँ पर यूरोप के लोग काफी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और ये मजबूरी में ही यूक्रेन के नेता ने, जेलेंस्की ने ट्रंप से बात की, क्योंकि आप अमेरिका को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये जो बात जो तिलोत्तमा फाउंडेशन वाले जो साहब ने जो कही, वो बिल्कुल सही है। जो अमेरिका की जो इस समय जो विदेश नीति के जो कोर में है, जो उसके ध्रुव में है, वो इस समय चीन है। तो चीन को वो रूस से अलग करना चाहता है। अब उसमें कामयाब होगा या नहीं ये नहीं मैं जानता, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो रूस से संबंध सुधारें। और ये मैं समझता हूं कि उनको ये लगता है कि रूस से संबंध सुधारने के लिए ये यूक्रेन वाली समस्या का निदान जरूरी है। और अगर आप देखें पिछले 3 साल से तो कोई बात हो ही नहीं रही थी ना, तो यहां कम से कम एक शुरुआत तो हुई है। जैसा कि एम्बेसडर साहब ने ये बात कही, शुरुआत हुई है। लेकिन दोनों देशों के बीच में, यानी दोनों पक्षों के बीच में, यूक्रेन और रूस के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि ये इतनी जल्दी पाटने वाली नहीं है। और 2 घंटे तक आप देखिए बातचीत चली है। जो हमें विवरण मिला है उससे लगता है कि कोई 1-2 पैराग्राफ से ज्यादा कुछ सामने नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बातें हुई हैं जो सामने नहीं आई हैं। आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ट्रंप से बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी और बातचीत उनको वो कोशिश करेंगे जानने की क्या हुआ। लेकिन जैसा कि आपने खबरों में देखा, इस समय दोनों यूक्रेन और रूस आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर कि जो समझौता हुआ था उस पर भी कोई अमल नहीं हो रहा है। रूस ने कहा कि वो उसके एक ऑयल पाइपलाइन पर, तेल की पाइपलाइन पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया। यूक्रेन कह रहा है कि रूस ने उसकी एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला किया। तो अभी से ये समझौता टूटता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो जरूरी चीज ये है कि कम से कम बात शुरू हो रही है, और बात शुरू हो रही है, इससे एक थोड़ी बहुत संभावना आगे लगती है। मुझे नहीं लगता कि ये समस्या इतनी आसान है होने वाली है। मुझे नहीं लगता कि इसका हल जल्दी होने वाला है, क्योंकि रूस के ये हित में नहीं है इस समय युद्ध विराम भी पूरी तरह से करना। इसीलिए यूक्रेन युद्ध विराम चाहता है, उसने उसकी हामी भर दी, लेकिन पुतिन ने शर्तों के साथ बात कही है। और वो भी जो है, जो उन्होंने जो बात कही है, जो एनर्जी फैसिलिटीज वाली भी, क्योंकि रूस की एनर्जी फैसिलिटीज पर यूक्रेन के ड्रोन हमला कर रहे थे। तो कई वहां पर उनकी जो बहुत सारी ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री, ऑयल को रिफाइनरीज हैं, उन पर हमला हुआ, और जो मिलिट्री ठिकानों पर हमला हुआ जो एनर्जी वाले थे। तो रूस चाहता है कि, यानी जो कल जो समझौता हुआ है वो भी देखा जा रहा है कि रूस का उसमें ज्यादा हित है। इसके अलावा अगर आप ट्रंप के बयान को देखें, उसमें जो उन्होंने कहा कि वो जो ब्लैक सी में जो मैरीटाइम वाला एग्रीमेंट करना चाहते हैं, उसमें भी क्योंकि जो यूक्रेन के ड्रोन हैं वो वहां हमला कर रहे हैं, तो रूस उनको चाहता, अभी तक कोई रूस की तरफ से किसी तरह का कोई रियायत देने का नहीं है। ये आपने कौशिक साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा कि ये एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इसलिए इसका आधार बनाया गया क्योंकि रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर यूक्रेन के ड्रोन हमला कर रहे थे। तो इनको लगा यहाँ करेंगे तो कम से कम हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है उससे हम बच जाएंगे। और बाकी रूस बहुत ही टफ स्टांस लिए हुए है, बहुत ही बार्गेन में बहुत ही हार्ड बार्गेनिंग कर रहा है, सारे पत्ते नहीं खोल रहा है, क्योंकि उसको भी पता है कि अमेरिका हमसे हर हाल में दोस्ती करना चाहेगा, क्योंकि उसको चीन के साथ एक हमसे अलग करना है ताकि हम ज़्यादा करीब आ जाएं। हमारे साथ ऋषि गुप्ता हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एशिया सोसाइटी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट के। ऋषि, इसको आप कैसे देखते हैं? रूस क्या इतना आसानी से
चीन का साथ छोड़ करके यूएस के साथ हाथ मिलाना चाहेगा ऐसे माहौल में? देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि यह केवल यहाँ पे 4 पक्ष हैं और एक पक्ष है यूक्रेन का, दूसरा पक्ष है रशिया का, तीसरा पक्ष है अमेरिका का और चौथा पक्ष है हमारे यूरोप का। ये चारों पक्ष बिल्कुल अलग है। पहले अगर बात होती है यूक्रेन की, यूक्रेन का कहना है कि भाई जो चीज़ें रशिया ने हम अपने कब्जे में लिए हैं उन्हें वापस करें। रशिया का कहना है कि जो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं अब वो वापस नहीं जाएंगी। दूसरा, आपने जो भी प्रयास किए हुए हैं, आपने सैन्य बल बढ़ाया है, आपको सैन्य बल नया बनाने की जरूरत नहीं है, आप नए सैनिक नहीं भर्ती करेंगे। तीसरा पक्ष और बहुत सारी अमेरिका से उसको सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। तीसरा पक्ष है अमेरिका का। अमेरिका का कहना है कि जो यूक्रेन है वो अभी किसी भी तरह की बातचीत करने की हालत में नहीं है, और यही बात शायद व्हाइट हाउस में अभी कुछ दिन पहले हमने देखा। और चौथा पक्ष जो है वो है यूरोप का। यूरोप किसी भी पर्सपेक्टिव पे पहुंचने से पहले सबसे पहले ये चाहता है कि क्या लोकतांत्रिक वैल्यूज पे, लोकतांत्रिक मुद्दों पे ये सारी डील्स हो रही या नहीं हो रही। तो ये 4 डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं। अब मामला ये है कि यहाँ पे जब दो लोगों के बीच में बात आती है, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो दोनों ही पीछे हट जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इस मामले में देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये पहला एग्रीमेंट है। हमें लगता है कि इसको वेलकम करना चाहिए, जैसे हमारे को पैनलिस्ट ने बोला पहले। लेकिन इसके साथ में एक यह भी सोचने की बात है कि क्या ये लोग साथ में बैठकर बात कर पाएंगे? क्या जो व्हाइट हाउस में हुआ उस तरह की बात दोबारा रिपीट नहीं होगी? पहली बात तो ये। दूसरी बात जो आपने कही कि रशिया और चीन के बीच में, देखिए हम पूरे के पूरे विश्व इतिहास को अगर ले लें तो ये समझना जरूरी होता है कि हर समय के एक संकट के हिसाब से नई इक्वेशंस पैदा होती हैं। तो जो रशिया और चीन की जो जरूरतें हैं वो एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, बहुत ज्यादा एक तरीके से उनको सहयोग चाहिए। तो ऐसे में अगर ये माना जाए कि वो अलग हो जाएंगे या अमेरिका उनको अलग कर देगा, ये एक बहुत बहुत निचले स्तर की बात कर रहे हैं जी। हाँ, ये संभव भी नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे ठीक है, एक पोस्चरिंग हम लोग कर सकते हैं कि थोड़ा सा यूएस की बात माने, यूएस की तरफ जाएं। मिताली निकोरे जी हमारे साथ हैं, जो कि इकोनॉमिस्ट भी और ट्रेड एक्सपर्ट भी। मिताली, चूंकि हर ऐसे युद्ध के पीछे हम लोग देखते हैं सैन्य हमला होता है, युद्ध होता है, लेकिन इसका इकोनॉमिक पहलू बिल्कुल इसके जड़ में होता है, जो इसका मेन फोकस पॉइंट होता है, जो कई बार लोग सामने आकर के नहीं बोलते हैं। ये इकोनॉमिक इक्वेशन के हिसाब से देखें तो जो समझौते की तरफ पहला कदम इन्होंने बढ़ाया है, इसको आप कैसे देख रही हैं? तो पहले तो थैंक यू मुझे इंक्लूड करने के लिए। मुझे ये लगता है कि सबसे पहले अगर हम यूएस का इंटरेस्ट देखें, सबसे इंटरेस्टिंग इस टाइम पर यूएस का इंटरेस्ट है कि यूएसए क्यों चाहता है कि ये युद्ध अब स्टॉप हो जाए, क्योंकि इतने सालों से तो सीज फायर की तरफ इतना यूएस ने सपोर्ट नहीं किया। उसका रीजन ये है कि यूएस जो है अपना रशिया के साथ अब ओपनली ऑयल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रेड बढ़ाना चाहता है। मतलब ये एक पॉइंट बहुत ही क्लियर है, क्योंकि प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो ऐसे प्रेसिडेंट थे कि ग्रीन एनर्जी को ज्यादा सपोर्ट करते थे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कहते हैं कि नहीं, ऑयल तो हमारी इकोनॉमी का लाइफ ब्लड है, हमारी इकोनॉमी ऑयल पे ही चलेगी, और वो ऑयल उनको डिफरेंट कंट्रीज से लेना है, सिर्फ मिडिल ईस्ट पे अपनी डिपेंडेंस नहीं रखना चाहते हैं, और इसलिए रशिया का ऑयल भी वो खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर रशिया यूक्रेन को ऐसे अटैक करता रहेगा तो नेटो के मेंबर होते हुए, मतलब नेटो के लीडर होते हुए, प्रेसिडेंट ट्रम्प ओपनली ये नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही ऑयल ट्रेड का जो इकोनॉमिक रीजन है वो सबसे बड़ा रीजन है मेरी रीडिंग में कि क्यों आज प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि ये सीज फायर हो जाए। दूसरा रीजन यही है कि ऑफकोर्स अगर हम देखें कि रशिया की इकोनॉमी पे सैंक्शंस का इम्पैक्ट उतना नहीं हुआ है। मतलब बहुत सालों से, 3 सालों से यूरोप ने और अमेरिका ने रशिया पे सबसे स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन रशिया की इकोनॉमी आज भी 4 से 5% पर ग्रो कर रही है। और इसका रीजन ये है कि रशिया ने भी एक आत्मनिर्भरता की तरफ अपना रुख लिया है, और रशिया में बहुत सारी चीजें जो पहले इंपोर्ट हो रही थी अब वो खुद बना रहे हैं, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट में। तो अब ये अमेरिका को भी दिख रहा है कि अगर रशिया और ज्यादा रिसर्च करेगा, डिफेंस में और ज्यादा इनोवेशन करेगा, और अमेरिका से भी आगे बढ़ने की एक तरीके से क्षमता रखता है रशिया,
तो ये अमेरिका के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है एक विश्व स्तर पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज भी अमेरिका जो है सारी कंट्रीज़ को साथ में लेकर चले और स्पेशली रशिया को साथ में लेकर चले। और तो तीसरा रीज़न है चाइना। अमेरिका अब रशिया को अपना नंबर 1 राइवल नहीं समझता। अमेरिका अब समझता है कि हमारा नंबर 1 राइवल एक्चुअली चाइना है, क्योंकि सबसे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया की आज चाइना है। तो अब अगर अपना ट्रेड रशिया के साथ बढ़ाएं और ईस्ट यूरोप के साथ बढ़ाएं, तो अमेरिका भी एक बहुत बड़ा प्लेयर कंटिन्यू हो सकता है और हो सकता है कि उनका ट्रेड इन रीजन्स में बढ़े। तो इन तीनों रीजंस की वजह से मुझे लगता है कि ये प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती भी है और बहुत बड़ा टारगेट भी है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में पीस आगे की ग्रोथ के लिए और रशिया के साथ एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाने के लिए इट्स मतलब नेसेसरी कंडीशन। बिल्कुल। यहाँ पे एम्बेसडर अशोक साहब आपको मैं जोड़ूंगा कि इसमें एक बड़ा ही क्रिटिकल फैक्टर रहा है वो आपको मिनरल को लेकर के, क्योंकि यूएस चाहता है कि वहाँ के मिनरल माइनिंग की राइट हमें मिले। इस पर बातचीत भी हुई लेकिन बातचीत बहुत हद तक बनी नहीं। क्या ऐसा भी संभव है कि इस पीस टॉक में रशिया के साथ यूएस इस मिनरल की कोई ऐसी डील कर ले जिस पर रूस सहमत हो जाए कि ठीक है जी अब हम सीज फायर को तैयार हैं? देखिए, मेरे ख्याल से अगर हम ये समझते हैं जो वो क्विड प्रो क्वो होगा, जो अगर वो देखिए मिनरल्स की जो कैरेट है वो उन्होंने रूस ने राष्ट्रपति पुतिन ने पहले ही डैंगल कर दी थी। जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था जो हमको यूक्रेन के ये वाले जो 500 बिलियन डॉलर्स का हमको वहां से चाहिए, मिनरल्स चाहिए, उसकी हम अग्रीमेंट साइन करना चाहते हैं, तो जल्दी से ही राष्ट्रपति पुतिन ने भी कह दिया था हमारे पास तो उससे ज्यादा मिनरल्स हैं और ये जो सब एरिया जहां पर कि यूक्रेन में मिनरल्स हैं वो तो हमारे पास हमारे ऑक्यूपेशन में है। तो उन्होंने कहा आप आइए हमारे साथ बात करिए, हम आपको करने देंगे। देखिए, मिनरल एक अच्छा वो अट्रैक्टिव ऑप्शन हो सकता है रूस का अमेरिका को ऑफर करने के लिए, बट आई डोंट थिंक इट इज वर्थ इतना रूस समझेगा जो उसके पास एडवांटेज है वो उसको दे दे ये, क्योंकि ज्यादा उसके लिए दो चीजें हैं मैं समझता हूं। जो एक तो है यूक्रेन की नेटो मेंबरशिप के लिए एकदम खत्म हो जाए, और दूसरा है जो उसने टेरिटरी ऑक्यूपाई की हुई है वो उसके पास रह जाए। अगर आप मुझे इजाजत दे बस थोड़े क्षणों की, तो मैं जो पहले आपके डिस्कशन हुआ है उस पर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा, आपका और आपके सभी पैनलिस्ट का। बहुत ही अच्छा बोले हैं और मेरे विचार से ये जो स्तर है हमारी डिबेट का बहुत ही ऊंचा स्तर है। तो मैं सभी पैनलिस्ट को भी और आपको भी बहुत इसके बारे में हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। देखिए, दो चीजें हैं। एक जो बात कही गई है जो रूस और चीन के बीच में अलगाव लाने की, उसके बीच में उन संबंधों के बीच में तल्खियत लाने की, मैं नहीं समझता जो ये होने वाला है, क्योंकि रूस और चीन अब तो वो कहते हैं नो लिमिट पार्टनरशिप, ये हमने सुना है 2022 में जो वो उधर गए थे, और वो समझते हैं जो राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो बहुत ही मर्कूरियल है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो उसके ऊपर अब पूरी दुनिया में राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर विश्वास नहीं है, उनकी विश्वसनीयता एकदम खत्म हो चुकी है। जैसे उन्होंने अपने पासे पलटे हैं, चाहे नेटो में चाहे ट्रांस अटलांटिक, तो रूस के तो वो मित्र वैसे नहीं रहा है अमेरिका। 4 साल बाद वो फिर वहां से वो चले जाएं तो वो फिर दूसरी कोई सरकार आती है, दूसरे राष्ट्रपति आते हैं, तो वो क्या करेंगे। दूसरी बात है, देखिए सभी ने ये कहा है जो चीन के साथ वो करना चाहते हैं, मैं चीन को वो आड़े हाथ लेना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक में चीन उनका सबसे बड़ा एनिमी है। देखिए, मैं समझता हूं चीन के साथ भी उन्होंने बहुत ही मिक्स्ड और कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स भेजे हैं, क्योंकि आप टिकटॉक पर देख लीजिएगा, अपने पहले अवधि काल में उन्होंने कहा था जो टिकटॉक को हट जाना चाहिए यहां से, अभी उन्होंने कहा उसको आप 75 दिन दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहते हैं मैं बात करूंगा, उनको अपने इनॉग्रेशन में न्योता दे देते हैं। तो देखिए, बहुत ही मिक्स सिग्नल्स जा रहे हैं वहां पर चीन में, और मैं समझता हूं जो अगर उनको एक अच्छी सी ट्रेड डील मिल जाती है, जैसे कि उनको पिछली बारी मिली थी, आपको याद होगा जनवरी
2020 में उन्होंने $200 बिलियन जो चीन अमेरिका से इंपोर्ट करेगा, आयात करेगा, वो उन्होंने एक बिजनेस डील मंगा ली। तो अगर ये बिजनेस डील उनको मिल जाती है तो फिर वो उसके ऊपर इतना ज्यादा मेरे विचार से दबाव नहीं डालेंगे। आखिर में ये थोड़ी सिनिकल सी चीज है। मैं समझता हूं जो राष्ट्र, और किसी ने अभी इसके बारे में कहा नहीं है, परंतु मैं समझता हूं सभी इतने वरिष्ठ वो हैं, समझदार लोग हैं, और मैं समझता हूं उन्होंने देखा होगा राष्ट्रपति बराक ओबामा को पहले साल में ही नोबेल पीस प्राइज मिल गया था कि बिना किसी काम किए हुए। अब वो उनकी नजर है जो मुझे जरूर नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, तो मैं अगर ये वाली संधि करवा देता हूं, इसमें मैं कुछ जो इनके आक्रमण हो रहे हैं उनको करा देता हूं, गाजा में थोड़ा सा कुछ हो जाता है, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा, और मैं अपनी जो उनका अपने आप वो कहते हैं दैट आई एम द मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ द डील, वाली में अपनी रेपुटेशन को और बिल्कुल अपने इस एंगल को तो अशोक सर हम लोगों ने देखा ही नहीं था इस चश्मे से, लेकिन एक एंगल हो सकता है क्योंकि आप बहुत अनुभवी हैं और डोनाल्ड ट्रंप को तो हालांकि कोई समझ नहीं पा रहा है, उनको नहीं, अच्छे लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी बात शायद सही हो। एम्बेसडर अनिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो डिमांड रूस कर रहा है कि हम सीज फायर करेंगे तभी कि जो हमारे कब्जे में जो आ चुका है, क्रीमिया है तो हमारे पास रहे, 4 उसके क्षेत्र हैं उसको या तो हमारे पास रखो या फिर इंडिपेंडेंट रख दो, नाटो का सदस्य किसी भी सूरत में ना बने, ये इस बात की गारंटी दो। ये तीनों शर्त मानना कितना फिजिबल आपको दिख रहा है, और अगर नहीं फिजिबल है तो कहाँ पे जाके बार्गेन होकर रुक सकता है? देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कहाँ पर बार्गेन रुकेगा, लेकिन एक बात मैं ट्रंप के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ये फिजिकल कन्वेंशनल वॉर्स हैं उसकी खिलाफत हमेशा करते, चाहे कहीं पे भी हो, वो ही इज अगेंस्ट वॉर्स। तो इसलिए वो अपने आप को एक डील मेकर कहते हैं कि भाई मैं इसको आज खत्म कर दूँ। और जो बात हम देख रहे हैं इस बार, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत प्रेडिक्टेबल है। वो पहले ट्रंप में मुझे अच्छी तरह याद आता है जब हम लोग मॉस्को में थे, येल्सिन हुआ करते थे रशिया के प्रेसिडेंट, तो पीप आगे पढ़ के हर मंडे को आके कोई नहीं किसी को फायर कर दिया, कुछ कर दिया। तो पिछली बार इस तरह का ट्रंप का टाइम था, लेकिन इस बार जो ट्रंप ने थ्रू आउट लास्ट 4 इयर्स में और शुरू से हमेशा जो जो बातें कही हैं वो कर रहे हैं। तो सब अगर देश ये कहें कि अनप्रेडिक्टेबल है, कोई नहीं जानता है या डिस्ट्रक्शनिस्ट है, तो सबको पता है कि वो क्या चाहते हैं। जहां तक ये युद्ध की बात है, इसके लिए ये बात उन्होंने जब जेलेंस्की के साथ बातचीत की थी, इसी की वजह से जो है बात, जब आपने देखा सबने वो क्या मीडिया सर्कस हुआ इतना बड़ा वहां पर व्हाइट हाउस में, तो वो इसी कारण से हुआ क्योंकि यूक्रेन की सॉवरेनिटी की एक समस्या आती है, उसका क्या होगा। तो लेकिन ये हमेशा हर युद्ध के अंदर में जो भी वीकर नेशन होता है वो सफर करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आज तक नहीं, हिस्ट्री से हमेशा से होता है। जहां तक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की, मैं समझता हूँ ये ट्रंप का खुद का इनिशिएटिव है कि भाई किस तरह से इस वॉर को रोकना है। हो सकता है कि जैसा सज्जनार साहब ने कहा कि वो ओबामा की तरह से खुद भी एक नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, तो हो सकता है मिले, लेकिन यह है कि उनका अपना इंटरेस्ट क्या। देखिए आप, ये जो हम रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रशिया और अमेरिका के रिलेशंस जो पिछले कुछ दिनों के अंदर में सुधरे हैं, आप ये देख लीजिए कि एक बहुत बड़ी बात है। सडनली कल प्रेसिडेंट ट्रंप पुतिन ने डिक्री एक साइन करी जिससे कि जो हेज फंड्स हैं अमेरिका के, वो वहां पर जो भी फॉरेन एंटिटीज का वो है उसको खरीद सकते हैं, और पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए क्रिटिकल मिनरल्स रेयर, काफी सारे रेयर्स जो है यूक्रेन में नहीं है, लेकिन ज्यादातर रशिया के अंदर है। रशिया इसलिए ऑफर कर रहा है, वहां पे नॉर्मल मिनरल्स हैं। अभी भी ड्यूरिंग द 20,000 सैंक्शंस में से भी अगर आप देखेंगे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सैंक्शंस थी वो नहीं लगी थी इस पूरे 3 साल के अंदर में, तो 4 साल की जो भी हो रहा है रशिया के खिलाफ, तो उनका जो इंटरनल चल रहा है उसको वो बढ़ाना चाहते हैं आगे। और ये जरूर एक बात है कि किसी तरह चीन और रशिया के बीच में किसी तरह की थोड़ी डिस्टेंस आए, मैं नहीं समझता हो पाएगा, क्योंकि रशिया जो है ना, तो देखिए अगर वो चीन के साथ हैं तो वो इसलिए है कि वेस्टर्न कंट्रीज को, पूरे सारा जो वेस्टर्न ग्रुप है उसको किस तरह काउंटर करना, उसके लिए उन्हें चीन की मदद है। इसलिए नहीं कि वो चीन का एक सेकंड हैंड
या उनका जूनियर पार्टनर बन के रहना चाहते हैं, यहाँ ना पे वो अमेरिका का अनिल सर, जूनियर आपका पार्टनर बनना आपका चाहते हैं। ऑडियो नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, कई बार बीच बीच में ऑडियो और वीडियो दोनों जा रहे हैं, तो हम लोग फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। इस बीच नरेश कौशिक सर, आपसे एक सवाल पूछूं मैं कि अभी तक तो जेलेंस्की भी अपनी बात पे अड़े हुए हैं। हालांकि शुरू में कहा कि मैं 30 दिन तक के सीज फायर के लिए तैयार हो गया हूं, लेकिन जो शर्तें रखी शायद उसको मान नहीं रहे हैं पुतिन साहब। तो जेलेंस्की के पास ऑप्शन क्या बचता है? क्या वो अपने आप को और सॉफ्टन करेंगे, अपनी मांगों को कम रखेंगे, या जो हकीकत है उसको स्वीकार करने के अलावा कोई उनके पास चारा नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो है ये अभी जो युद्ध विराम की जो बात हो रही है, एक सीज फायर 30 दिन वाला, 30 दिन वाले सीज फायर के लिए तो वो तैयार हैं। उसमें वो उन पर ट्रंप ने काफी दबाव उन पर डाला, उनकी सैनिक मदद और जो इंटेलिजेंस है शेयरिंग वो भी बंद कर दी थी, तो उनको वो मानना पड़ा, तो उन्होंने ओपनली उसको स्वीकार किया है। जो नहीं मान रहे हैं वो है ट्रंप, वो है पुतिन। उन्होंने शर्तें रखी हैं कि भाई आप युद्ध विराम के पूर्ण युद्ध विराम 30 दिन वाला, उसमें भी आपको ऐसा सुनिश्चित करना होगा कि जो सैन्य सहायता जो पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मिल रही है वो बंद हो। तो ये बहुत बड़ी शर्त है। और जहां तक जो पूरी शांति की बात है, मुझे नहीं लगता कि कोई शांति समझौता संभव है। और ये मैं बात बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप जेलेंस्की की नजर से देखें, अगर आप यूक्रेन की नजर से देखें, तो कोई भी देश ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश के कब्जे में रहे। और रूस वो कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। और वो अगर वो ये जो बाकी पूर्वी यूक्रेन के जो हैं डोनेट्स्क, लुहांस्क, जो ज़ापोरिज़्ज़ा, ये जो हैं जिन पे 20 से 50% तक इस समय रूस का कब्जा है, उसके लिए भी जो प्रैक्टिकली अब रूस के पास है, उसके लिए भी तैयार नहीं हो सकता यूक्रेन। लेकिन सवाल यही है कौशिक साहब कि अगर तो तैयार मुझे ये नहीं लगता होंगे तो आपके पास जी हाँ, जी मैं बोलिए, अब अपनी बात पूरी करिए। जी मैं बात पूरी कर रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है जो जिसकी संभावना मुझे लगती है, कोई शांति समझौता नहीं होगा, एक युद्ध विराम होगा। और युद्ध विराम के बाद जो शांति की बात होगी, उसके बाद में 1953 में जो कोरिया का आर्मिस्टिस जो एग्रीमेंट हुआ था वैसा होगा, जिसमें 2 साल तक बातचीत चली थी। और उसके बाद में एक तरह से लंबा युद्ध विराम, आर्मिस्टिस वही है कि उसके बाद में आज भी यूक्रेन, आज भी जो कोरिया है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, एक दूसरे के साथ वो उनका कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी वो एक दूसरे के शत्रु हैं, लड़ाई नहीं खत्म हुई। मतलब वो एक तरह से उस समय लड़ाई रुक गई, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता इस तरह से इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, क्योंकि यूक्रेन कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये इस पर साइन नहीं कर सकता कि उसकी जमीन, बहुत बड़ी जमीन रूस के कब्जे में रहे, वो रूस के कब्जे में रहे। बिल्कुल बिल्कुल उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि रूस वो एक ऐसी स्थिति में है कि वो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हम बहुत बड़े किसी शांति समझौते की तरफ देख रहे हैं। हम एक युद्ध विराम हो सकता है, वो युद्ध विराम की ही शर्तों पर बात होगी। हाँ, वाइल अवाद साहब, आपने सुना कौशिक साहब का कहना है कि कोई शांति समझौता हो जाएगा, इसकी संभावना कम है। मेरा सवाल आपसे बहुत ही स्पेसिफिक है कि रूस वो जगह छोड़ेगा नहीं जो उसने युद्ध में कब्जा कर लिए। जेलेंस्की कहेंगे हम तो वो जगह लेके रहेंगे, फिर रास्ता क्या बचता है ऐसे में? नहीं, वो तो देख लो, जब तक नोत्रदाम में वो प्रेसिडेंट ट्रंप में गया था, वहां पर उन्होंने जेलेंस्की मिला, वो खुद बताया था आप 20-25% में जो टेरिटरी, यूक्रेन का टेरिटरी छोड़ना चाहिए। ये तो उनके लिए डील हो गया, इसलिए वो तो मैसेज भेज दिया पुतिन के लिए, और पुतिन के लिए सीरिया में भेज दिया था तुर्की का। और उन्होंने सोच रहा था ये तो यूक्रेन का युद्ध खत्म करना चाहिए, क्योंकि ट्रंप का दिमाग में है, हम लोग दिमाग में साइकोलॉजी ऑफ ट्रंप समझाना पड़ेगा लोग है, उनकी ये जैसे बिल्कुल दलाल है, मतलब बिजनेसमैन डील है, इनकी खरीदारी वाले आदमी, बेचने वाले आदमी। ये ट्रंप का हिस्ट्री किसी के समझा नहीं है, जैसे गाजा का स्ट्रिप के ऊपर है, यूरोपियन का स्टोरी है, यूक्रेन के वॉर है, पनामा में है,
मेक्सिको भी है, उनकी सिर्फ समझते ये हमारे लिए एक होटल खरीदने के लिए एक बेचने वाले, एक खरीदारी वाले। आदमी का इंसानियत में, एहसास में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनकी कैलेंडर में, डिक्शनरी में है नहीं है। तो इसलिए आजकल का सारी दुनिया में जो राष्ट्रपति में उनके लिए जो बॉडी स्ट्रक्चर है उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए विद मिनिमल लॉस। इसलिए हर देश में कह रहे हमको जब तक जीत बात करने जाते बेचने के लिए तो हमको थोड़ा से कम देना सकता है, लेकिन ज़ेलेंस्की बिल्कुल कैच 22 हो गया था। यूरोप अभी कह रहे हमको रुकना नहीं चाहिए, अमेरिकन कह रहे हम तो आम सप्लाई रुकेगा, तो क्योंकि 80% में आर्म जो यूक्रेन में जा रहे हो अमेरिकन आर्म्स है, अभी यूरोपियन कह रहे हम लोग भी दे सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए ये मैं कहना चाहते हो जब तक आप सीरियसली टेबल में बैठने के लिए और डिसाइड कर रहा है, मेरे ख्याल से ज़ेलेंस्की विल गिव 1/3 ऑफ यूक्रेन टू रशिया। बिल्कुल, इसमें मुझे लगता है कि इसमें तीनों लोगों को एक साथ बैठना होगा। ऐसा नहीं कि 1 to 1 बातचीत करेंगे तो एक पहले तैयार होगा, दूसरा पहले आधा तैयार होगा, तो ये बातचीत लंबी चल पड़ेगी। लेकिन इन सब के बीच में भारत की भूमिका कितनी अहम रहती है, ये सवाल आज की तारीख में इसलिए ज़्यादा ज्वलंत हो गया है क्योंकि शशि थरूर जो कि डिप्लोमेसी को अच्छे समझते हैं, पूर्व विदेश मंत्री भी हैं, तो उनकी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चा यहाँ पर चल रही है। तो भारत की भूमिका क्या होगी, इस पर आप लोगों से राय जानूंगा ब्रेक के बाद। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं रूस यूक्रेन के बीच चल रही युद्ध में जो अभी थोड़े से युद्ध विराम की जो उम्मीद की किरण दिखी है वो कितना स्थायी है और भारत की भूमिका इस पर क्या होनी चाहिए। हमारे साथ मिताली निकोरे जुड़ी हुई हैं। मिताली, जब ये दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि भारत की भूमिका क्या रहती है। ख़ास तौर से रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने को लेकर कई सारे विवाद उठे और अब जो पहले आलोचना होती थी भारत की भूमिका को लेकर के, भारत की रणनीति को लेकर के, अब उसकी सराहना हो रही है। खुद यहाँ पे आपने देखा कि शशि थरूर जैसे लोगों ने इनकी सराहना की। तो आपको लगता है कि भारत ने जो अपना रुख अख्तियार किया था वो सही था और अब यहाँ से भारत को क्या रवैया अपनाना चाहिए? जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, तो अगर हम ये देखें कि उस टाइम पर एक कंफ्यूजन था कि क्या भारत को एक साइड या दूसरे साइड का पक्ष लेना चाहिए, लेकिन भारत ने अपनी एक ट्राइड एंड टेस्टेड नीति अपनाई है विच इज नॉन अलाइंड मूवमेंट। अगर आपको याद होगा कि हमेशा कोई भी साइड ना लेना लेकिन पीस की साइड लेना और हमेशा ये कहना कि भारत जो है किसी भी वॉर के अगेंस्ट है, कोई वॉर नहीं चाहता है और हमेशा ये चाहता है कि टेंशन को डी एस्केलेट करा जाए। इसके ऊपर भारत ने हमेशा एक अपना स्टैंड रखा है और दोनों साइड्स में यही कहा है। और आज जैसे शशि थरूर जी ने भी माना है, रशिया से हम ऑयल खरीद रहे हैं और यूक्रेन को हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहे हैं। यूक्रेन को हमने अपनी मेडिसिन एक्सपोर्ट करी हैं, हमने वीट एक्सपोर्ट किया है, हमने वहां से इंपोर्ट खरीदा भी है वीट का, जो कि बहुत ही जरूरी है यूक्रेन की इकोनॉमी के लिए। तो दोनों ही देशों को भारत ने इस टफ टाइम में सपोर्ट करा है और आज अमेरिका भी ये मान रहा है कि अमेरिका के अलावा अगर कोई एक देश है जो दोनों देशों के बीच में एक तरह से पीस ब्रोकर कर सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है। और उसका रीजन यही है कि अशोक सज्जनहार साहब, आपने सुना शशि थरूर को आज, आपका रिएक्शन? जी बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत प्रसन्नता है जो शशि थरूर ने जो कहा वो कहा उन्होंने, क्योंकि शशि हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। परंतु मैं जब भी देखता था जो अपना पार्टी लाइन को, कांग्रेस की पार्टी लाइन को फॉलो करते थे, प्रधानमंत्री मोदी के हमने देखा है जो विदेश नीति में उनकी बहुत सफलताएं हैं जो उन्होंने किया है, परंतु शशि थरूर के साथ मुंह से बहुत कम उन सब चीजों के फेवर में आवाज निकली। परंतु आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, रायसीना डायलॉग के मंच पर उन्होंने जो कहा है मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं और उनका मैं समझता हूं न केवल मेरी नजरों में परंतु अपने देश के और जो बहुत सारे हमारे सुनने वाले हैं, उनको जो फॉलो करते हैं, उनकी नजरों में उनकी जो उनका कद है और ऊपर हो गया होगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है जो भारत ने जो पोजीशन, जैसे हमारी पहली ये बोल रही थी, पैनलिस्ट बोल रही थी, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। जो हमने शुरू में हमारे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, जो आप नंबर 1 रशिया को क्रिटिसाइज करिए, रशिया को कंडेम करिए,
हमने बिल्कुल ये माना जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इनवायलेबिलिटी ऑफ टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉवरेंटी है, उसको मेंटेन करना चाहिए, ये हमने माना, परंतु हमने जाहिर तरीके से कंडेम नहीं किया। और दूसरा, हमने वहां से तेल लेना बिल्कुल भी बंद नहीं किया और हमने कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। और आखिर में तो ये भी यूरोप को पता चल गया, जो हमारे यहाँ पर जो तेल आता है रूस का, वो यहाँ पर रिफाइन होता है, रिफाइन होने के बाद वो भारत का तेल बनता है और वो रूस के पास जाता है। और अगर वो तेल रूस के पास नहीं जाता तो दुनिया में तेल के दाम और कहीं ऊंचाइयों पर छू सकते थे, जो कि पूरे विश्व के लिए हानिकारक होता। तो जो भारत ने किया है, बिल्कुल, वो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं, एक सवाल और आपसे पूछ लेता हूं, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा कि जैसा कि अभी मिताली जी ने कहा और शशि थरूर साहब ने भी कहा कि दोनों देशों में, चाहे यूक्रेन हो या फिर रूस हो, दोनों देशों के में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार किया जाता है। और ऐसे माहौल में आपको लगता है कि भारत को खुद आगे बढ़कर, प्रधानमंत्री मोदी को आगे बढ़कर पहल करना चाहिए इस शांति समझौते के लिए? देखिए लक्ष्मण जी, ऐसी बात है, भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा है, जो हमारे ऊपर जो अगर दोनों साइड चाहेंगी, हम बिल्कुल तैयार हैं। परंतु मैं समझता हूं जो जब ऐसे मौके आए हैं, जैसे ब्लैक सी में ये वीट का और फर्टिलाइजर का ट्रांसपोर्टेशन था, उसमें भारत ने सहायता की। अभी आपने देखा होगा रायसीना डायलॉग में पोलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा राष्ट्रपति पुतिन को भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने उनको मना किया जो अब टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग मत करिएगा। तो इसीलिए जहां पर जरूरत होती है, भारत ने हमेशा इस युद्ध में शांति की ओर अपना मत दिया है। परंतु भारत ने यह भी कहा है, ना हमारे पास कोई पीस प्लान है, ना हम कोई मध्यस्थता कर रहे हैं, हम एक दूसरे के मैसेजेस दूसरे के पास ले जाते हैं। मेरे विचार से ये वाला जो पॉलिसी है लक्ष्मण जी, ये हमारे लिए अभी तक अच्छा सिद्ध हुआ है और हमें अभी इसको मेंटेन करना चाहिए। आगे चलते हुए अगर ये वाली सभी पार्टीज भारत के पास आती हैं और कहती हैं जो आप, क्योंकि दोनों आप ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं दोनों वॉरिंग साइड्स के बीच में, और आप इसमें मध्यस्थ का रोल करिए, तब मेरे विचार से भारत को जरूर एक्टिवली इसके बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। वाइल अवाद साहब, आप कैसे देख रहे हैं ऐसे माहौल में, इस जंक्शन पे जहां ये पूरे बातचीत पहुंच चुकी है, भारत की भूमिका को? क्योंकि भारत, जैसा कि सब लोग सहमत है कि दोनों देशों में स्वीकार है। इंडिया पोजीशन में फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस हमेशा है। जैसे म्यांमार हो गया, इंडियन पोजीशन विंडिकेटेड हो गया। अभी तक रशिया यूक्रेन का युद्ध है तो वो भी विंडिकेटेड हो गया। इंडिया कभी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, कभी फॉरेन इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और दोनों दोस्त देश है और रशिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इसलिए तो अमेरिका और खुद यूरोप समझा दिया था इंडियन पोजीशन में। मेरे ख्याल से इंडियन पोजीशन इफ दे मेंटेन, इतना मेंटेन हो सकता ट्रंप के साथ में, आई थिंक दे कैन सर्वाइव विद द मिनिमल लॉस। ये जो भारत का पोजीशन है वो इसी पे बने रहना चाहिए। नरेश कौशिक साहब, आपको लगता है कि ये जो भारत की रणनीति रही है कि आप दोनों से एक डिस्टेंस बना के रखिए और जो एक सोवरेन कंट्री होने के नाते सोवरेन कंट्री को जो सुझाव देना था उतने तक आप दे के रखिए, उससे ज़्यादा दखल देने की ज़रूरत है नहीं? मेरे विचार से और मेरी जो जानकारी है उसके विचार से भारत पहले ही सक्रिय है इन दोनों देशों के बीच में शांति स्थापित करने के लिए। भारत कई समय से, काफी समय से मेहनत कर रहा है। और अगर आप पिछले हफ्ते जो पुतिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने जो जिन देशों का नाम दिया था उसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम था, यानी उन्होंने ट्रंप के बाद में मोदी जी का नाम लिया था। अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप जो दूसरे जो ब्रिक्स देशों का उन्होंने नाम लिया, जैसे चीन है, ब्राजील है या दक्षिण अफ्रीका है, उनकी कोई उतनी बड़ी इस समय दोनों पक्षों में उतनी बड़ी साख नहीं है जितनी भारत की है। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि एक तो यह है कि भारत के रिश्ते
खासकर मोदी जी के रिश्ते पुतिन के साथ तो अच्छे हैं ही, ट्रंप के साथ भी अच्छे हैं, और जेलेंस्की के साथ भी उन्होंने स्पीच संबंध अपने अच्छे ही रखे हैं। यानी अगर भारत की आप नीति की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस में भी उन्होंने हमेशा जो है प्रभुसत्ता की बात की है कि भाई किसी भी देश की प्रभुसत्ता का हनन नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से आपने जेलेंस्की को भी आप समर्थन दे रहे हैं। हालांकि वोट में उन्होंने ना तो अमेरिका के साथ वोट दिया ना रूस के साथ वोट दिया, न्यूट्रल रहे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि कोई भी अगर समझौता होता है तो आपको ये सिर्फ रूस और जेलेंस्की को ही, यानी रूस और यूक्रेन को ही सिर्फ स्वीकार्य होने की बात नहीं है। इस समय अमेरिका को स्वीकार्य होना बहुत जरूरी है, और उसमें मुझे लगता है कि भारत की जो क्रेडिबिलिटी है बाकी देशों से ज्यादा है। चीन को वो स्वीकार नहीं करेगा, ब्राजील में वहां पर लूला लेफ्टिस्ट हैं, उनको वो स्वीकार नहीं करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के साथ में अमेरिका के रिश्ते इतने खराब है कि दक्षिण अफ्रीका के राजदूत को अभी उन्होंने निष्कासित किया है। तो कौन बचता है ब्रिक्स देशों में? अकेला भारत बचता है। तो मेरे विचार से भारत का जो स्वर है बहुत महत्वपूर्ण है, और भारत की भूमिका मुझे जो दिखती है वो ये है कि जब ये शांति सेना स्थापित करने की बात आएगी तो यूरोप के देशों की जो इस समय काफी पहल कर रहे हैं अपने देशों अपनी फौजों को वहां तैनात करने की, रूस वो स्वीकार नहीं करेगा। तो और कौन देश बचता है? सिर्फ भारत बचता है। तो मुझे लगता है, और भारत का अनुभव ऐसा है कि 1953 से कोरिया युद्ध के समय का जो युद्ध विराम था, तब भारत ने अपने सैनिक भेजे थे, और तब से 2 लाख सैनिक युद्ध दुनिया भर में शांति सेना के तौर पर भारत भेजता रहा है। तो भारत का अनुभव भी है और भारत की क्रेडिबिलिटी भी है, साख भी है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत की भूमिका अहम है। बिल्कुल ऋषि गुप्ता, भारत की भूमिका काफ़ी अहम है, भारत की क्रेडिबिलिटी भी है, भारत की एक्सेप्टेबिलिटी भी है। ऐसे में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मेरा मानना तो ये है, अगर आप विश्व इतिहास को उठा के देखें तो सबसे पहले जो शांति दूत या शांति सूचक जो देश थे उनमें स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ये सारे देश आते थे, डेनमार्क आता था। सवाल ये होता था कि ये सारे देश पीस टॉक्स को, किसी भी डिस्प्यूट में, किसी भी विवाद में पीस टॉक्स को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ पे मुद्दा अलग है। भारत एक इक्वल स्टेक होल्डर है। इक्वल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर ट्रांजैक्शनल अप्रोच को देखा जाए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप भी मानते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का भी बहुत ट्रांजैक्शनल अप्रोच है यहाँ पे। अब शांति दूत के तौर पर तो है ही, लेकिन उसके बहुत सारे बिजनेस स्टेक्स हैं, उसके ऑयल को लेकर, एनर्जी को लेकर बहुत सारे स्टेक्स हैं। अगर वहां पे किसी तरह की परेशानी होती है तो उसका असर भारत की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। तो भारत एक बहुत बड़ा उसका स्टेक है वहां पे। ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत केवल पीस टॉक्स ही नहीं करवा रहा है, वो अपनी भी इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर रहा है, उसके साथ में अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए, हम पुराने इतिहास में जाए तो देखते हैं कि किसी भी युद्ध में, विश्व युद्ध ले लीजिए, शीत युद्ध ले लीजिए, इन दोनों ही युद्धों में हमने सबसे पहली चीज देखी कि उसके कुछ अंश रह जाते हैं। यहाँ पे भी ये मान लेना आज के दौर में कि एक पीस टॉक हो गई है और आने वाले 30 दिनों में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या हो सकता है इसमें? बिल्कुल ये मान जी, और क्या हो सकता है इसमें? हम ये देख सकते हैं कि भारत जैसा देश जिसके पास आज वो 5वीं विश्व की इकोनॉमी है, तो सब बात इसलिए सुन रहे हैं कि भारत एक बड़ी मार्केट है। भारत ने सबसे पहले अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड किया, ना कि जाके ये बोला कि भाई हम दोनों ही तरफ दरअसल बात कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऋषि आपने कहा, चूंकि शो का समय खत्म हो रहा है तो आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन जो आप लोगों की बातचीत से मुझे लग रहा है कि एक अच्छी पहल है, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इतना आसान मामला है नहीं। सिर्फ रूस यूक्रेन तक मामला नहीं है, इसमें यूरोप के अपने हित हैं, अमेरिका के अपने हित हैं, चाइना भी उधर से आ रहा है। भारत तो कोशिश कर रहा है कि युद्ध रुक जाए, शांति के बहाल हो जाए, क्योंकि शांति विश्व में शांति के लिए हम लोग जाने जाते हैं, लेकिन इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द वहाँ शांति बहाल हो, युद्ध विराम हो। आप सभी मेहमानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे शो में जुड़ने के लिए, और आवाज़ अड्डा में फ़िलहाल इतना ही। और जाने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे दूँ कि मार्केट गुरुकुल का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है, बस 2 दिन बचे हैं। और इस बार का जो मार्केट गुरुकुल है ना, वो पिछली बार से काफ़ी अलग है। पिछली बार का मार्केट गुरुकुल बुल मार्केट में हुआ था, तो इस बार ये मंदी के माहौल में हो रहा है। और मंदी के माहौल में ही निवेशकों की असली अग्नि परीक्षा होती है। बाजार में यह करेक्शन बताता है कि सही तरीके से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन क्यों ज़रूरी है।
22 और 23 मार्च, जी हाँ 22 और 23 मार्च को होने जा रहा है 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में आपको इन डेप्थ टेक्निकल और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपको सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाए और सबसे अहम, निवेश में रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए। CNBC आवाज़ के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें और 21 मार्च रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेडलाइन है। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।